हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। फ्रेंड, इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम नीट और एम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें मैं जो टॉपिक है वो आपको नीट और एम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। नीट और एम्स जो है प्रेजेंटली जो सिलेबस फॉलो करता है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो मैं आपको रिकमेंड एनसीईआरटी बुक को पढ़ने को बोलता हूं। बट एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है कि बुक को कैसे हैंडल करना है। अगर जो आपका टीचर है अगर वो खुद एनसीईआरटी के पैटर्न को नहीं फॉलो करेगा तो फिर आप जो है एनसीईआरटी पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक ऐसा लेक्चर प्रोवाइड किया जाए जिसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक खोलें तो सारी चीज़ आपसे फेमिलियर लगे, आपको लगे कि सब कुछ सुना सुना सा है, सब कुछ देखा देखा सा है। ठीक है, ऐसा ना लगे कि सब कुछ नया नया सा है और कभी सुना सुना सा नहीं है। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि जब आप टेक्स्ट बुक को खोलें तो आपको वो बहुत फेमिलियर लगे, आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, और इसके साथ साथ वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जो है नीट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो आपके टेस्ट पेपर है नीट के पैटर्न पे, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये भी हम 11th क्लास एनसीईआरटी से सेलेक्ट किया है। एक टॉपिक जिसकी काफ़ी ज़रूरत मुझे लग रही थी कि ये टॉपिक, हालांकि मैंने यूनिट को इनाग्रेट कर दिया था, यूनिट स्टार्ट कर दी थी, बट इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं लिया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा फ्रेंड वो होगा बायोमॉलिक्यूल। आपकी जो सेल वाली यूनिट है, एक बार मुझे इसे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। आपकी जो यूनिट है, एक जो यूनिट है जो सेल की यूनिट है, सेल बायोलॉजी की यूनिट है। सेल बायोलॉजी की यूनिट जो है मैंने आपको पहले बोला है 10 क्वेश्चन है नीट में, इसके वेटेज ध्यान रखना आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। एक तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी समझ बेहतर डेवलप करने के लिए बहुत सारे बायोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट, इवन सारे कोर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से ही डिराइव होते हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा अपना एफर्ट लगाऊंगा कि आपको इस लेक्चर के ड्यूरिंग उन सब चीज़ों से फेमिलियर कराऊं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, अभी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए। मुझे बताइए कि आप कौन से और टॉपिक पे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस टॉपिक में आपकी डिफ़िकल्टी है उस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर्टिकुलर को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उसे जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी हम चलते हैं, इस पे देखते हैं। तो जो आपका सिलेबस है ये आपकी 11th क्लास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका तीसरी यूनिट है। यहाँ मेंशन है नेम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर इसमें 3 है, चैप्टर नंबर 8, 9th और 10th। चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, उसमें कुछ लेक्चर दिए हैं, बाकी मैं दूंगा। फिर दूसरा चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल और तीसरा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर को भी आधा मैंने कंप्लीट कर लिया है, थोड़े भी बच रहे हैं, वो किसी दिन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी जो है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है इससे आपको ध्यान रखना है कि इस बायोमॉलिक्यूल से इन 10 में से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन जो है सेल वाली यूनिट और सेल डिवीजन से पूछे जाते हैं, और यहाँ जो है 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बायोमॉलिक्यूल से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो गया। फ्रेंड, अगर 2 क्वेश्चन भी किसी से पूछे जाते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंस होता है, इस वजह से कि बायोलॉजी आपका एक कोर सब्जेक्ट है। आप जितना हाई परसेंटेज यहाँ गेन कर सकते हैं वहाँ गेन करिए,
क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात 50% वेटेज बायोलॉजी के जिम्मे है। बायोलॉजी के हिस्से में आता है 50% मार्क्स, 50% क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा परसेंट में गेन करना है। ये आप पहले से दिमाग में बैठा के रखिए। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने, जो की है बायोमॉलिक्यूल। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके सिलेबस वगैरह को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और उनमें से क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये सब थोड़ा मैं डिस्कस करके तभी आता हूँ प्रॉपर चैप्टर पे, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि आपको वे ऑफ स्टडी पता हो, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और उसमें से क्या क्या चीज़ों को कितना जोर दे के पढ़ना है। मतलब ऐसा होता है ना कि जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ों को बहुत डिटेल पढ़ना होता है और कुछ को जस्ट कंप्लीट करना होता है। तो मैं ये हर चैप्टर इंडिविजुअल जब इंट्रोडक्शन होती है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन से देखना शुरू करिए। पहले इंट्रोडक्शन को देखिए, क्योंकि वो टॉपिक जो है हर वीडियो दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप लोगों को ये इजी हो कि आप जो है एक जैसे टॉपिक को एक जगह देख पाए, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है। आप प्लेलिस्ट के वीडियो को देखें और कम से कम एक प्लेलिस्ट की कई सारी वीडियो को देख के तब अपने ओपिनियन को बनाएं। और इसके बाद आप टेक्स्ट बुक उठाएं और आप देखें कि कितना टॉपिक आपने कवर किया है और ये क्या आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम चलते हैं। देखिए ये जो बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो इसमें जो आपका सिलेबस है ना, वो काफ़ी लंबा प्रिंट किया गया है, बट घबराने की बात नहीं है। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें कुछ टेबल है वही पूछे जाते हैं। इसका यूज सेकेंड ईयर में अगले साल आपको इकोलॉजी में ज़्यादा होगा। फिर आपको मेंशन किया गया है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। फिर इसमें जो है इसकी सब हेडिंग है प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग द मोनोमर इन ए पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझने के लिए इसे समझें। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर द लिविंग स्टेट, ये जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की हैं और ये बहुत हेल्प करती हैं आप में एक इंसाइट डेवलप करने के लिए कि बायोलॉजी में आपको एक इंसाइट मिलेगी। और लास्ट वन है एंजाइम, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल एंजाइम और मैक्रोमॉलिक्यूल, जिसमें 4 टॉपिक इंक्लूडेड है, इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब ये समझ लो कि 2-2 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाते हैं। तो इन 2 टॉपिक पे जब हम पहुँचे तो आप एकदम अलर्ट मोड में रहिए कि इसे हमें कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को पूरे मन लगा के समझना है, इससे आने वाले क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये तो इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी में ये कैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सेल बायोलॉजी में आपने जान लिया कि जितनी भी चीज़ लिविंग है, पहली बात जो लिविंग है वही बायोलॉजी है। बायोलॉजी की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग। इसीलिए आपको पहला चैप्टर क्या पढ़ाया गया, द लिविंग वर्ड। तो जो लिविंग वर्ड है उसमें सबसे खास बात क्या है कि वो बनता तो हमेशा सेल से है। इसलिए ये यूनिट ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कोई भी लिविंग है वो सेल से ही बना है। जिसमें सेल नहीं है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम लिविंग नहीं मानते हैं। जैसे वायरस को हम लिविंग नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो जहाँ भी सेलुलर स्ट्रक्चर आ गई वहाँ से हम लिविंग को कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कि ये लिविंग आपको पता लग गया कि चलो जो इसमें सेल है
तो सेल क्या है? तो सेल को आपने देखा तो सेल में दो चीज़ें हैं। एक तो सेल की सबसे सिंपलेस्ट डिफिनीशन में एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब सवाल है कि ये मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म किसके बने हैं? तो इस चैप्टर में आपको पता चला कि साइटोप्लाज्म में एक्चुअल में वाटर एज ए सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसमें मिनरल हैं और इसके अलावा इसमें बायोमॉलिक्यूल हैं। ठीक है। अब देखिए कि एक सेल जिंदा कब होती है? जब उसमें साइटोप्लाज्म लिविंग स्टेज में हो। इसीलिए साइटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है। जैसे इस टर्म का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना है। जैसे ऐसा हो ना कि मैं आपको ये ना बताऊं और सिर्फ वो सुनाऊं जो आप सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके साथ जो है ना ये चीटिंग होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट एम्स में जाना चाह रहे हैं तो आपको इस स्टैंडर्ड की थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको किसी गुमराह भी नहीं करूँगा कि आपको जस्ट खुश किया जाए और आपको आपका सिलेबस कंप्लीट न करवाया जाए। मेरा मकसद है कि आपका सिलेबस जितना आपसे पूछा जाता है, जितना ये बुक रिकमेंड करती है, टोटल आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको कितना पढ़ना है ये बात आप कैसे समझेंगे कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल ठीक हो गई? वो इस बात से समझेंगे कि इस टेक्स्ट बुक में लिखी हुई लाइनें आपको वैसे ही समझ में आए जैसे कि स्टोरी बुक को पढ़ते हैं तो आपको बातें समझ में आती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? कोई एक चैप्टर खोलिए जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है, आप देखिए क्या हर लाइन, हर वर्ड, उसकी मीनिंग, उसके सेंस, क्या ये सब बातें आपको समझ में आ रही है? अगर वो सब बातें आपको समझ में आ रही है तो आप ठीक जा रहे हैं। ठीक है, ये वैसे ही समझ में आनी चाहिए जैसे बच्चों की जो स्टोरी बुक होती है उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको सब समझ में आता है, क्योंकि वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी रहती है और उसे आप पकड़ पाते हैं। यहाँ क्या मुश्किल है, इस बुक को थोड़ा स्टैंडर्ड लिखा गया क्योंकि ये साइंटिफिक लिटरेचर है। तो मेरा लेक्चर आपको हेल्प करेगा इस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को ईजी वे में समझने में। तो इसमें जो टर्म यूज होते हैं, जो वर्ड यूज होते हैं, वो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ड्यूरिंग आवर डिस्कशन थ्रू आउट चैप्टर। जब तक हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे उसमें मैं बार बार बताऊंगा। तो जैसे एक ये टर्म है ना, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसका मीनिंग क्या है? जैसे पूछा चाहे कि लिविंग क्या है, ठीक है, तो आप बोले सेल ही लिविंग है। आंसर है कि जो सेल है वो लिविंग है। तो सेल में क्या लिविंग है? सेल में लाइफ कहाँ देख सकते हैं? तो सेल में दो चीज़ है, मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो हमें पता चलता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंगनेस दिखती है मेटाबॉलिक रिएक्शन के फॉर्म में। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा। तो अगर लाइफ को हम फिजिकली कहीं देखना चाहते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप से जब आप लिविंग सेल देखते हैं तो उसमें उसकी एक्टिविटी होती हुई दिखती है, वो चाहे हमारे बॉडी की सेल हो चाहे यूनिसेलुलर अमीबा की सेल हो। तो जाहिर सी बात है कि हमें फिजिकली, यानी हमारी सेंसेस को, फिजिकल का मतलब होता है ना जो आपके सेंसरी ऑर्गन, जो आपके सेंसरी ऑर्गन जो है जिसको परसेप्स कर पाए, जिसको ढूंढ पाए। तो आपके सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? आईज है, ईयर है, नोज है, ये सारी जो है, इनसे जो है आप जो है जिस दुनिया को समझते हैं वही फिजिकल वर्ड है। ठीक है, तो उस फिजिकल वर्ड में कोई भी चीज़ को जब हम फिजिकल बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आप उसे अपने सेंसरी ऑर्गन से जान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आंखें जो है एक सेंस का पार्ट है और माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जिससे आप साइटोप्लाज्म को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि उसमें लाइफ है कि नहीं। जब हमने ऐसा किया तो हमने पाया वहाँ लाइफ है, तो हमने ये टर्म फ्रेज ये क्रिएट किया कि साइटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ।
ये मैं नहीं, ये एक साइंटिस्ट ने बोला है, जूलियन हक्सले, ठीक है। और आजकल वो फ्रेज कम बताए जाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब साइंटिस्ट के पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उसमें ये लाइफ क्यों आती है? तो पता लगा कि एक्चुअल में इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आपको पहला चैप्टर देखना चाहिए, लिविंग वर्ड का मैंने लेक्चर डाला डाइवर्सिटी में, उसमें जाइए आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट लेक्चर से, उसमें देखना शुरू करिए। तो सवाल है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में एंजाइम कंट्रोल केमिकल रिएक्शन है। कोई मेटाबॉलिज्म क्या है, जैसे इस चीज़ को मैं बताऊं, जैसे हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म होती है जिसमें जो है आपके CO2 H2O और ये कन्वर्ट होता है H2CO3 और फर्दर ये आयनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ना, ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होती है, ठीक है। ये प्लाज्मा में हमारे ब्लड के होती है। तो यहाँ पे एक एंजाइम है जो इसे कंट्रोल करती है। आपको इतना जानना है कि ये देखिए, ये केमिकल है, ये केमिकल है, दोनों रिएक्ट करके इस कंपाउंड को बना रहे हैं और इसे एंजाइम कंट्रोल कर रही है। तो इस साइटोप्लाज्म में ना ऐसे बहुत से रिएक्शन, ये सिंपल कंपोनेंट हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इस मेटाबॉलिज्म में कभी कभी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आपस में रिएक्ट करती हैं, जैसे कि 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है, अभी ये सब सुनेंगे। ये जो है 2 अमीनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड बनाए, तो ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे ही इसको फिर से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एंजाइम कंट्रोल केमिकल रिएक्शन को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेनली सेल के साइटोप्लाज्म या मल्टीसेलुलर बॉडी में होते हैं, ठीक है। इवन सेल फ्री मीडियम में भी अब हम करवाने लग रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसे सेल फ्री मीडियम टेस्ट ट्यूब में लैब में करवा सकते हैं, क्योंकि हम इसे समझ गए, लेकिन पहले नहीं समझते थे। ये चैप्टर कैसे आया, ये जस्ट इसके इंट्रोडक्शन में ये सब बातें मैं बता रहा हूँ। यही सब आपको इंट्रोडक्शन में लिखा गया है और उस कॉन्सेप्ट तक आने के लिए ये सब बातें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म की वजह से हमें फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मिला। तो मेटाबॉलिज्म में जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म में पार्ट जो ये बनते हैं, जो ये पेप्टाइड बना और जो इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। एक्चुअल में ये क्या चीज़ हैं जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे पास निकल के आए कि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मेटाबॉलिज्म लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर मेटाबॉलिज्म लिविंग रिएक्शन के लिए, अगर इनको हम लिविंग रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, तो इन रिएक्शन को स्टार्ट करने, कैरीड आउट करने के काम मेटाबोलाइट करते हैं और मेटाबोलाइट के ग्रुप को ही बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ की केमिस्ट्री, कि लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, केमिकली किस फॉर्म में हम लाइफ को प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से वो चीज़ें हैं जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे हाईएस्ट क्लास में इसको आप बोलते हो बायोकेमिस्ट्री। ये जो आपको बायोमॉलिक्यूल है ना, इसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोकेमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग सबसे पहले क्या निकल के आया, साइटोप्लाज्म। और उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग क्या है, जो रिएक्शन है, तो उन रिएक्शन का केमिकल क्या है, कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं, तो उनको एक ग्रुप के बेसिस पे आपके यहाँ बताया गया है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग वर्ड में। अब चलिए हम इससे आगे चलते हैं। देखो, तो हमें कैसे पता लगा कि ये बायोमॉलिक्यूल लिविंग सेल में है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है।
हाउ टू एनालाइज, एक आपका टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशंस। एक टॉपिक है जो पहला टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। देखिए साइंस स्टार्ट ही तब होती है ना जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब पूछ के छोड़ दिया तब थोड़े, क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर फाइंड आउट करते हैं तो हम साइंस को मानते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल बनाया गया है जिसमें आपको मेंशन किया गया है लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी मैटर। जैसे हमारी जो सराउंडिंग है ना, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में दो टाइप की चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे इसमें मान लीजिए कोई रॉक, ठीक है, एक नॉन लिविंग है, और लिविंग में कुछ भी ले लीजिए, कोई एक टिश्यू ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में मेंशन है लीवर का एक टुकड़ा हो। अब इसको जो है जब हम एनालाइज किए, कैसे एनालाइज करेंगे अभी मैं बताता हूँ। इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनका फॉर्मेशन डिफरेंट एलिमेंट्स से हुआ है। एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल वाले। एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? एलिमेंट का मतलब है कि जो मैटर है ना वो अल्टीमेटली फ्री एग्जिस्टेंस इस एलिमेंट के फॉर्म में होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको बताया जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ये कुछ केमिकल हैं जो हमें दोनों में मिले हैं, लिविंग में भी मिले और नॉन लिविंग में। जो आपके पास टेबल है उसे कैसे पढ़ना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कितना चीज़ उसको जानना है, उसको याद नहीं करना है, वो कहीं पूछा नहीं जाएगा। तो जब आप इस टेबल को देखेंगे जो आपको मेंशन की गई है यहाँ पे, ये देखिए जो आपको मेंशन की गई है पेज नंबर 143 पे, पेज नंबर 143 पे ये जो आपको टेबल मेंशन की गई है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो इस टेबल से एक चीज़ आइडेंटिफाइड होता है कि जो लिविंग मैटर है उसमें और जो नॉन लिविंग मैटर है उसमें, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में जो एलिमेंट हैं वो एक ही हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज, जैसे कि हाइड्रोजन लिविंग में ज़्यादा है, नॉन लिविंग में कम है। कार्बन लिविंग में ज़्यादा है, नॉन लिविंग में कम। नाइट्रोजन लिविंग में ज़्यादा है, नॉन लिविंग में कम, ठीक है। ऑक्सीजन लिविंग में